अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं। मौसम जो है बहुत खुशगवार हो गया है और अभी हाल में ही बसंत गुजरी है और बसंत गुजरने के साथ साथ जो है हमने बहुत ज़्यादा खाया है। हर छत पे जो है खापे जो है वो बन रहे थे और खानों की कहते हैं ना कि नमूदो नुमाइश थी। दिल चाह रहा था ये भी खा लें वो भी खा लें। तो खाने के साथ साथ जब 2-4 दिन गुजरे हैं उसके बाद जब हमने वेट किया है तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। किसी के इंचेस नज़र आ रहे हैं, किसी की वेट मशीन की जो सुई है वो 1.5-2 जो केजीज़ है वो ज़्यादा दिखा रही है। अब परेशानी हो गई है कि वज़न कैसे कम करें। तो अक्सर लोग जो हैं वो वज़न करने के नाम पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि खाना ही छोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ जाना और कुछ अरसे बाद वज़न पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हकीकत ये है कि वज़न कम करने का मतलब भूखा रहना नहीं बल्कि समझदारी से खाना है। ऐसी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं जो ना सिर्फ पेट भर सकती हैं बल्कि चर्बी गिलाने में, मेटाबॉलिज्म तेज़ करने में और जिस्म को तवानाई देने में भी मददगार साबित होती हैं। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो वाकई वज़न करने में मुफीद हैं, मददगार साबित होती हैं, कौन से खाने खाएँ जिससे पेट भर जाता है मगर वज़न नहीं बढ़ता, और सबसे अहम क्या है कि डाइट तब्दील कैसे करें और अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं और कौन सी डाइट करनी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर अमारा अतहर, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमारा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अमारा, सबसे आज हमने सोचा कि हम वो टॉपिक चूज़ करें जो कि हर दूसरे घर की डिस्कशंस में आता है। हाँ जी। जो ख़वातीन सुबह सुबह फ़ोन कॉल्स भी दूसरे कर रही होती हैं, यार मेरा वज़न बढ़ गया है, क्या करना चाहिए। मैंने तो 2 दिन जो है कुछ खाना ही नहीं है, मैंने 1 हफ़्ते डाइट पे जाना है जी। इस तरह की डिस्कशंस हम सुन रहे होते हैं। हाँ तो सुन रहे होते हैं, हम खुद भी कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी डाइट है वाकई करने से जिससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डाइट्स तो बहुत ज़्यादा मार्केट में है। जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बेहतरीन कहा कि हमें स्मार्टली खाना चाहिए, इंटेलिजेंटली खाना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू डाइट, या कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई मैजिक फूड नहीं है कि आप ये फूड खाएंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा और ये नहीं खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ता रहेगा। हमें स्मार्टली खाना होता है। हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें कैलोरीज थोड़ी कम हो और उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हो जो हमें देर तक फुल रखे। इस पे बात करते हैं तो हम अंडा, बेसिकली अंडा एक बहुत अच्छी सोर्स है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। प्लस अगर आप ब्रेकफास्ट में एक एग ले लें, रोज़ का सुबह दिन में एक एग ले लें तो आपको फुलनेस फील होती है और आपको ऐसे लगता है कि आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया है। अगर आप ऑन द गो कुछ ना कुछ ऑरेंज जूस या कुछ इस तरह की चीज़ लेंगे, कोई सीरियल कुछ इस तरह का, तो मेरे ख्याल से उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं आती कि आपने प्रॉपरली कुछ खाया है। हाँ। तो जब आप एक प्रॉपर एग के साथ, अंडे के साथ नाश्ता या एक प्रॉपर दलिया खाएंगे, आपके दलिया दूध में डाल के बना के आपने खाया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि आपने कुछ खाया है और आपका पेट भरा भरा रहता है। और यही तरीका है कि इसके बाद हम लोग फिर कुछ और ढूंढते नहीं फ़ौरन। किसी ने वर्क पे जाना होता है, किसी ने हाउस चोर्स करने होते हैं, तो हम ढूंढते नहीं। सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास अंडा होती है। उसके बाद हम कोई प्रोटीन सोर्स देखें। प्रोटीन में इतनी सोर्सेज आ जाती हैं, जैसे लीन मीट में चिकन हो गया, फ़िश हो गई, मटन हो गया, उसका लीन कट। तो इनमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लस वेट लूज़ करने के लिए ये नहीं है कि आपने फाका लगा लेना, क्योंकि जब आप फाका लगाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपका मसल लॉस होता है। या डाइटिंग में भी आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है अगर आप प्रोटीन ना लें। तो प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स कि आपने अगर प्रोटीन को अपनी डाइट में इनकलकेट किया तो आपका मसल लॉस नहीं होता है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स को हम इतना इग्नोर करते हैं, इतना अवॉइड करते हैं, हालांकि वेजिटेबल्स में बिल्कुल माइन्यूट मिनिमल कार्ब्स होते हैं और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और फाइबर आपको पता है हमें चाहिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स आर प्रोटीन एंड फाइबर। और फाइबर हमें वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा मिलता है। लौकी, कद्दू, क्यूकम्बर, स्पिनच वगैरह, इन सब में बहुत फाइबर होता है। और आप अगर एक हेवी वेजिटेबल की प्लेट भी खा लेंगे तो आपको उतनी कैलोरीज नहीं मिलेंगी जितने आप रोटी या चावल खा के ले लेंगे। तो इसकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये तो आपने हमारा बताया ना कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। जैसे आप कहती हैं अंडा ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जी, और इसके साथ वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, मगर कुछ डाइट्स जो होती हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं आपको। वो कहती हैं कि आपने बिल्कुल वेजिटेबल्स को हाथ नहीं लगाना। अगर कीटो की बात करते हैं हम, फैट्स के ऊपर जाना है आपने। हाँ जी। चीज़ लेनी है। हाँ जी। और उसके बाद हाई प्रोटीन लेना है। उसके बाद उनके कुछ सॉल्ट्स होते हैं, पिंक सॉल्ट यूज़ करना है एंड ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, समहाउ लाइक दैट। तो ये डाइट जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसके क्या नतीजे निकले हैं? देखिए,
डाइट वो करें जो सस्टेनेबल है, जो आप फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। कीटो आप थ्रू एंड थ्रू तो नहीं कर सकते, आप कितना टाइम कर लेंगे, 3 मंथ्स कर लेंगे, 4 मंथ्स, इफ यूर लकी साल कर लेंगे आप। तो ये लाइफस्टाइल है, ये डाइट नहीं है। अब अगर आप कीटो की जैसे आपने बात की, आप ये करेंगे, आपका हेयर लॉस होता है, अगर आप उसके साथ अपने आप को मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स नहीं देंगे, देखें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। कीटो आई वोंट से कि डाइट का कोई मॉरल वैल्यू नहीं होती कि ये बैड है या गुड है, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कीटो बुरी है, कीटो जिन लोगों को सूट करती है बहुत अच्छी सूट करती है, पर एट द सेम टाइम जिन लोगों को नहीं करनी आती, घर बैठ के सोचा वन फाइन डे हम कीटो पे आएंगे, हम कीटो कर लेते हैं। कीटोसिस क्या होता है? आपकी बॉडी कीटोसिस जोन में चली जाती है, व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली कि आपकी, क्योंकि आप अपनी बॉडी को फैट्स दे रहे होते हो, आप कार्ब्स नहीं दे रहे होते, तो आपकी बॉडी जो ब्रेक डाउन करनी होती है उसको कैलोरीज, वो फैट्स पे शिफ्ट हो जाती है, वो वर्क करने लग जाती है फैट्स के ऊपर। तो आप अपने आप को मिनिमल टू नो कार्ब्स दे रहे होते हो, वैसे बॉडी नेचुरली कार्ब्स यूज़ करती है एनर्जी के लिए। फिर आपकी बॉडी जब आप उसको नहीं देते हो तो कीटोसिस में जाने का मतलब ये है कि बॉडी ने अपना प्रोसेस ही चेंज कर लिया और वो फैट्स यूज़ करना शुरू हो गए फॉर एनर्जी। और आपके वही फैट्स फिर जब आपको एक तो आप अपना डाइट से दे रहे होते हैं तो डाइट वाले यूज़ हो रहे हैं, फिर जब उसको एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो आपकी चर्बी पिघलने लगेगी और उससे आपको फैट लॉस मिलता है। लेकिन इन डाइट्स का यही मसला है कि क्योंकि ये आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करते हैं, तो जितना आप उसको जितना जल्दी उसको मतलब आप उसे वेट गिराते हैं उतना जल्दी वो वापस भी आ जाता है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, ये डाइट नहीं है। तो आप उसको या तो आप उसको प्रॉपर्ली करें, थ्रू करें, या आप उसको करें। इसी तरह ओमैड डाइट हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। फास्टिंग डाइट है, लोग अक्सर कहते हैं जी हम तो एक वक्त में खाते हैं, लेकिन एक वक्त में हम सब कुछ खा सकते हैं, हम जंक भी खा सकते हैं, हम फ्राइज भी खा सकते हैं, हम लोग जो दिल चाहे खा सकते हैं, एंड द एंटायर डे फ्रॉम 24-hour क्लॉक इट्स लाइक 16 hours इज द फास्टिंग पीरियड। तो हाउ इफेक्टिव इज इट? देखें वही बात है, ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। यू नो हमें 3 meals + 2 snacks हर डे चाहिए। आप 15 दिन के लिए ये डाइट कर लें कि जी हम 1 मील लेंगे, वो शायद उस वक्त के लिए वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा पहुंचा देगी। वंस यू स्टॉप इट सारा वेट रीगेन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अपना रिलेशनशिप विद फूड बेहतर करना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 heavy meal a week डज नॉट डू एनी हार्म। गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना कि हमने ये खा लिया वो खा लिया। अब अपना रिलेशनशिप हेल्दी करें फूड के साथ कि हमने ये खाना है और ये खाना है और ये खाना है। ओवर ईट ना करें, बिंज ईट ना करें, लाइक अ फज ब्राउनी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और आप कहेंगे कि जी मैं तो डाइट पे हूँ, मैं ये इसको हाथ नहीं लगा सकती, मैं नहीं खा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? आप 1 टीस्पून ले लें, ज़्यादा है 2 ले लें, उसके बाद जस्ट स्टॉप योरसेल्फ। ये तरीका आजमाएं अपनी लाइफ में कि आहिस्ता आहिस्ता यू नो आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें, अपने आप को बैलेंस्ड मील्स दें, ताकि आप खाना दे के यू नो एकदम से क्रेजी ना हो जाए। वो एक आती है ना कि खाना बहुत ज़्यादा सामने आ जाता है तो लोग कहते हैं कि भूख भर गई है, पेट भर गया, नीयत नहीं भरी। नीयत क्यों नहीं भरी? ये आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली आपको इस तरह से अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा कि हमें देयर शुड बी अ फुल स्टॉप। हमने उतना ही खाना है जितना हमें कंफर्टेबल है, ओवर ईट नहीं करना। अच्छा, चावल रोटी का बहुत कॉन्सेप्ट है भाई, चावल रोटी नहीं खानी चाहिए, निकाल दे अपनी ज़िंदगी से। तो चावल रोटी निकालेंगे तो उसका मुतबादिल क्या होगा? देखें, आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि चावल रोटी निकाल दें। क्यों निकाल दें? आप चावल बहुत मुफीद होते हैं, रोटी भी बहुत मुफीद होती है। हाँ, उसके मुतबादिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने सारे दिन में अपना देखना है। आपकी अगर आप एक प्लेट ले रहे हैं अपने लिए तो हाफ प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, क्वार्टर प्लेट शुड बी प्रोटीन्स एंड क्वार्टर प्लेट पे आपको कार्ब्स की इजाज़त है। अब क्वार्टर प्लेट में आप चाहे रोटी लें चाहे चावल लें। हाँ, अगर आपने सारे दिन में इतना खा लिया है तो फिर रात में आप चावल रोटी ना लें कि आपकी कैलोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है अभी और मतलब आपने इतना ओवर ईट नहीं किया तो फिर आप लें। अगर नहीं खाना, पहले तो मैं रोटी का, जौ की रोटी बहुत अच्छी है, होल व्हीट की रोटी लें और जौ की रोटी। इसके अलावा इससे कि अगर आप वेट लूज़ की तरफ करने की तरफ आ रहे हैं तो फिर अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें। चावल की ब्राउन राइस बहुत मुफीद होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि वाइट राइस नहीं होते, बट ब्राउन राइस बहुत मुफीद होते हैं। और किनोआ एक वो राइस आते हैं, वो बिकॉज वो कैलोरीज में बहुत कम होते हैं और वो आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू प्रॉपर देते हैं। जी। अच्छा, अगर हम फ्लोर की बात करें जिसमें आप जौ का आटा आता है, मकई का आटा आता है और भी बहुत आते हैं, कोकोनट का आटा आता है, लोग बहुत खा रहे हैं आजकल कोकोनट की रोटी, तो वो कितने फ़ायदेमंद है? देखिए, कोकोनट फ्लावर तो होता ही कीटो में यूज़ है, ठीक है। इसमें बहुत हाई फैट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोकोनट ऑयल भी बहुत थिक फैट होता है बेसिकली। तो अगर तो आप कीटो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप कीटो नहीं कर रहे हैं तो फिर आई थिंक ये इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ पे आप होल व्हीट की एक रोटी में 100 कैलोरीज ले लेते हैं, इसमें डबल होंगी। तो ये आपका पूरा कैलोरी काउंट डे का डिस्टर्ब कर देगी। तो आई रियली से कि अगर तो आप या कीटो कर रहे हैं तो आप ज़रूर लें, बट
उन चीज़ों को ऑप्ट करें जो कि प्रोसेस ना हो और होल फूड्स हों, जैसे होल व्हीट हो गई, जौ का आटा हो गया, इन दोनों को मिक्स कर लें जी। और सब्जियों के हवाले से आपने बताया था कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। हाँ जी। तो सब्जियां भी आपने बताई, लेकिन जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि उनको नहीं सूट करती, जी। जिनको थोड़ा किडनी का इशू होता है किडनी या स्टोन्स। और भी मसाइल होते हैं, तो व्हाट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट? देखिए सारे वेजिटेबल्स नहीं होते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़े उनमें ऑक्सीलेट्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, तो वो जाके आपके किडनी में, आपकी बोन्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। पर बाकी सारे वेजिटेबल्स, ये जो सैलड के वेजिटेबल्स होते हैं, क्यूकम्बर हो गया, गोभी हो गई, इस तरह के, ये सब आप ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल ही आपको आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, आप नहीं ले सकते, तो आप प्रोटीन सोर्सेज की तरफ आएँ, हेल्दी फैट सोर्सेज की तरफ आएँ, जैसे चिया सीड्स हो गए। अब चिया सीड्स को अगर आप पानी में डाल के पीते हैं तो वो पेट में जाके, क्योंकि उनकी आपको नेचर होती है, वो फूले होते हैं, तो वो पेट में जाके आपको सेशिएटेड रखते हैं बहुत देर के लिए, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन है आपके लिए। नट्स एंड सीड्स की तरफ जाएं, वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। बार्स बहुत अच्छी हैं। एग्जैक्टली, आप वॉलनट्स खाएं, आमंड्स खाएं, इस तरह की चीजें। अगर आप कह रही हैं कि 3 मील्स और 2 स्नैक्स लेने चाहिए, तो कितना कितना वक्फा होना चाहिए 3 मील्स में और 2 स्नैक्स के अंदर? 3 to 4 आवर्स बिटवीन ईच मील। अगर आप 8 बजे सुबह अपना 8 से 9 बजे नाश्ता ले रहे हैं, 12 बजे आपका स्नैक होना चाहिए, फिर 2-2:30 बजे आपका लंच होता है, तो 5 बजे आपका फिर से एक स्नैक होना चाहिए। उसमें आप कोई ग्रीन टी लें, कोई होल व्हीट का बिस्किट ले लें, कोई ड्राई फ्रूट, कुछ भी हेल्दी चीज़ ले लें, एंड देन रात को 8 बजे 8:30 बजे आपका डिनर हो जाए। तो लाइक 2.5 to 3.5 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। और ये जो आपकी स्नैकिंग होती है, इसमें ग्रीन टीज़ हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें और इस्तेमाल कर सकते हैं? हेल्दी स्नैक्स में आपके यही बिस्किट्स होते हैं, ठीक है ना, होल व्हीट के बिस्किट्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, बेसिल सीड्स आजकल इतने खाए जा रहे हैं, ये होते हैं। इसके अलावा जो है बाकी कोई भी कुकीज़ शुकीज़, ये वो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स खा सकते हैं आप। कोई भी बनाना क्रैकर्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, बिल्कुल। क्या उसके लो कार्ब होते हैं बनाना क्रैकर्स? देखिए वो लो कार्ब नहीं होते, लेकिन उसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, और फॉस्फोरस आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो हाँ, एक बनाना चिप्स, बनाना क्रैकर्स, तो एक लिमिटेड अमाउंट में आप उसको ले सकते हैं। आप होममेड चीज़ों की तरफ आप कोई भी जाए ना, इट्स नॉट अबाउट हेल्दी और अनहेल्दी, कोई भी होममेड चीज़ हेल्दी हो और आपकी सारे दिन की इजाज़त दे रही हो ना कैलोरीज के, आप पोर्शन कंट्रोल में इसको खा सकते हैं, तो आप ज़रूर खाएं। नो नहीं करना कि ये चीज़ मैंने नहीं खानी और ये नहीं, वो आपको जब फिर आप डाइट नहीं करें तो फिर आप उसी चीज़ पे बिंज करोगे जिस चीज़ से आपने अपने आप को रोका था। अच्छा, स्टबन फैट और रिग्रेस फैट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो स्टबन फैट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं जाते जी। बहुत टाइम लग जाता है, लोग साल लगे रहते हैं, इंचेस कम होते हैं, फैट नहीं कम होता, केजीज वेट पे नज़र नहीं आता, वैसे लोग देखें हाँ तुम पतली लग रही हो, तो वो जो चीज़ है वो क्या आपको कैसे आपको फुलफिलमेंट का एक ज़रिया बन सकते हैं आप लोग के केजीज आपके जो हैं वो ड्रॉप नहीं हो रहे, बट यू आर लुकिंग नाइस? देखिए अब केजी ड्रॉप होना, इट्स नॉट ऑल अबाउट द मशीन। अगर आप हेल्दी हैं, आपकी स्किन हेल्दी है, आपके हेयर हेल्दी हैं, तो कितने क्या केजी, क्या ये वो है ना कि इतना पतला होना और इतना ये अच्छा, केजी मैटर नहीं करते? केजी मैटर नहीं करते, आपको हेल्दी होना चाहिए, इनसाइड आउट आपको हेल्दी होना चाहिए, आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए, आपका सारा कुछ। एट द सेम टाइम आई से कि जैसे आपने स्टबर्न फैट की बात की, अगर डाइट से एक चीज़ नहीं हो रही है तो आई से कि आप वॉक करना शुरू करें, जिम करना शुरू करें, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को डालें, ना कि आप अपना कैलोरी काउंट कम से कम करते जाएं। जी। और फिर इसमें एज फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है, वंस यू क्रॉस 30 तो आपका थोड़ा सा स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म, वंस यू क्रॉस 40 तो उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा फिर स्टबर्न फैट और ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, पर इस पे परेशान नहीं होना, मतलब ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपका वेट कम हो नहीं सकता। इवेंचुअली आपका वेट, अगर आप हेल्दी ईट कर रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, हमारा डिटॉक्स वाटर्स का बहुत कॉन्सेप्ट है, हर घर में जाए उन्होंने एक बड़ा सा फिल्टर रखा होता है, उसमें नींबू डाले होते हैं, खीरे डाले होते हैं, ऑरेंजेस डाले होते हैं, साइड पे रखा होता है विद योर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इट्स अ डिटॉक्स वाटर। जी। इज इट इफेक्टिव? सो लिवर का काम होता है डिटॉक्स करना बॉडी को, लेमन वाटर का काम नहीं होता डिटॉक्स करना। अगर आप फ्लेवर्ड वाटर भी कहते हैं लोग इसको, फॉरेन में इसको कहते हैं फ्लेवर्ड वाटर है, कि नेचुरल वाटर पीने का कुछ लोगों का नहीं दिल करता, तो चलो उसको कलरफुल सा लग रहा है तो लोग पी लेते हैं। हाँ, ये वैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि लेमन एड्स विटामिन सी, क्यूकम्बर इज ऑलरेडी सो फुल ऑफ वाटर, और उसमें जो कुछ आप डालते हैं, अगर आप थोड़ा सा चिया सीड्स भी ऐड करें, चिया सीड्स आपको फुल रखेंगे। अगर आप उसमें अदरक डालते हैं तो वो आपको मेटाबॉलिज्म तेज करता है, और उसमें एक उसकी थर्मिक उसका प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है जाके। तो हाँ, आज से कि वो बहुत न्यूट्रिशियस हो जाता है पानी, लेकिन ये कि वो आपका वेट लूज कर देगा, मतलब दैट एडेड अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आपका वेट लूज करता है, ना कि
सोली एक डिटॉक्स वाटर आपका वेट लूज करेगा, ऐसा नहीं होता। बट यू कैन ऐड इन योर लाइफस्टाइल। या इट्स हेल्दी। अच्छा, अक्सर लोगों का ना पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है जी। ख़वातीन का भी होता है, जी। आफ्टर प्रेगनेंसीज भी जी। बहुत ज़्यादा निकलता है, जी। मर्द हजरात को तो निकलता ही निकलता है। और बेली फैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फैट, हाँ मोस्ट जी। डिफिकल्ट फैट टू जी। कर्ब। तो बेली फैट के लिए व्हाट डू यू प्रिस्क्राइब? देखिए, देर इज़ नो मैजिकल फूड अगैन कि मैं कहूँ कि ये बाजू का फैट गिरा देगा और ये बेली का फैट गिरा देगा और ये आपकी डबल चिन निकाल देगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपना पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, ठीक है। आप जो शुगर, एडेड कार्ब्स, एडेड शुगर्स अपनी लाइफ में ऊपर से ले रहे होते हैं, आपको उनसे थोड़ा सा साइड पे होना पड़ता है, ठीक है। उनको अपनी लाइफ से निकालना पड़ता है और आपको हेल्दी ऑप्शंस, तो इवेंचुअली करके आपका बेली फैट भी, आई थिंक इट्स द लास्ट टू गो, क्योंकि इतना स्टबर्न होता है, पर इवेंचुअली वो भी चला जाता है। और प्लस फिजिकल एक्सरसाइज और ऑब्वियसली। स्वीट टूथ लोगों के लिए भी कोई मैसेज देना चाहें, प्लीज़ दे दें, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू यू एंड इट्स अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। या थैंक यू। स्वीट टूथ लोगों के लिए देखें, आई एम पर्सनली अ वेरी बिग स्वीट टूथ, तो आई से कि अपने आप को गिल्ट ट्रिप्स पे मत भेजें कि मैंने ये नहीं खाना और ये नहीं खाना। अपना रिलेशनशिप विद फूड बेहतर करें और इट्स ओके अगर आप एक बाइट खाना चाहते हैं या एक दो तीन बाइट्स आप खा लेते हैं, इट्स नो बिग डील, लेकिन पोर्शन कंट्रोल आपको आना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमारा, You're most इट वाज एन welcome. अमेजिंग सेशन विद यू। तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अमारा, उन्होंने बताया किस तरीके से आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, डाइट्स जो हैं, कौन सी डाइट बेहतर है और कौन सी डाइट जो है हम समझते हैं कि काम करेगी। बेसिकली डाइट्स तो बहुत ज़्यादा है, मगर असल मसला है कि हमारा जो ताल्लुक़ है खाने के साथ, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, किस हिसाब से खाना चाहिए, आज हमने डिस्कस किया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये कहा जाता है कि जो ख्वाब हैं वो ख्वाब नहीं होते, वो एक आपका एक तस्वर होता है, और ख्वाब वो होते हैं जो ना सोने देते हैं और ना ही आपको जो है सोचने पे मजबूर करने देते हैं। ऐसी एक पाकिस्तानी खातून जिसने ना सिर्फ अपने लिए जो है ख्वाब चुने हैं, बल्कि पाकिस्तान की हर बेटी, हर माँ, हर औरत के लिए एक तारीख़ रकम कर दी है। और वो तारीख़ ये है कि उन्होंने अपने बच्चों समेत जो है एक ऐसी रीस जीती है जिसके अंदर पोडियम्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पोडियम्स की बात करें तो 17 पोडियम जो है उनके हिस्से में आए हैं, 14 पोडियम जो है उनके बच्चों के हिस्से में आए हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको उस पहली पाकिस्तानी खातून से मिलवाते हैं जिसने फ़तह हासिल की है। ये कहानी एक कंफर्ट जोन तोड़ने के ख़िलाफ़ शिकस्त देने के हवाले से है, और ये साबित किया गया है कि जो औरत होती है वो कमज़ोर नहीं होती, बल्कि हर शोबे में वो आगे आ सकती है। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनका सफ़र कैसा था। तो मैं वेलकम करती हूँ नायाब यासीन को। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? नायाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके पीछे ढेरों ढेर मेडल्स देख के मेरा दिल जो है वैसे ही बड़ा खुश हो गया है। थैंक यू जी। बहुत ज़्यादा मेडल, सारे मेडल्स आपके हैं? जी, मेरे और बच्चों के। बच्चों के हैं। अच्छा नायाब, माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, और जिसमें से फ़ज़ा है, असद अली है और अनमोल जो हैं अनमोल यासीन है। तो ये तीनों बच्चे आपके साथ इसी रेस में शामिल थे। थोड़ा सा रेस के बारे में बताएं, ये जो पोडियम विनिंग है ये किस हवाले से है, इसके पीछे क्या पूरी एक मैकेनिक्स है, ये कैसे जीती जा सकती है? ना ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस रेस का जो शौक है ना, मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो स्कॉश प्लेयर है, यासीन अमजद। सबसे पहले उन्होंने रेस की थी, उनको ये शौक आया था, उन्होंने हाफ मैराथन की थी, यूएई में हाफ मैराथन। इसके बाद उन्होंने एक साइकिल की रेस की थी। उसके बाद से ये बच्चों में ना, ये जो है, ये मेरा बेटा असद अली जो है, ये मतलब रेस में चैंपियन है, नंबर 1 पे है। मतलब अपने पापा को देख के इसको एक शौक आया था, वो एक रेस में गए थे इनको लेकर। मतलब पहली रेस ही में इन तीनों की जो है फर्स्ट पोजीशन आई थी, तीनों की। साइकिल रेस उसके में? बाद मैं फिर इनके साथ, जी, पहली रेस में। ठीक और है। मैं इनके साथ नहीं गई थी। नेक्स्ट टाइम इन्होंने मुझे बोला कि मामा आप भी चले, तो इन लोगों ने मतलब मेरा भी जो है वहां पर नाम जो है मतलब इंटर करवाया। मैंने रेस की, पर मैंने कहा नॉर्मल ही होगी, सारी बात है, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो आप यकीन करें कि उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, अच्छा, पहली दफा में। तो ये क्या फिर एंथुसियाज्म था? आई थिंक वो फैमिली लेगेसी चल रही थी, या देख देख के भी इंसान जो है बहुत कुछ सीख लेता है। हस्बैंड जो मेरे हैं उन्होंने मतलब ये बच्चों को लेके गए, उन्होंने कहा ये देखिए ये चीज एक ऐसी है, मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि इसमें बच्चों का होना बहुत जरूरी है। कोई किसी किस्म का भी स्पोर्ट हो उसमें बच्चों का होना जरूरी है।
फिर ये है कि हम लोग गए, फिर बच्चों को जब मैंने देखा ना कि उनकी दिलचस्पी है इस चीज में, फिर मैं उनके साथ साथ आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ये आपको पीछे नजर आ रहा होगा। फिर इसके अलावा ये हमारे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, दो हैं, एक अच्छा, मुझे ये शीरम का है, बताइएगा कि एक ये जो बड़ी ख़तरनाक जो अल्ट्रा रेस है उसमें हिस्सा जी। लेने का ख्याल आपको कैसे आया? कि ना मुझे मतलब एक शौक था, मतलब मैंने बाकी नॉर्मल रेस की है, मैंने 10 किलोमीटर भी की है, मैंने 20 किलोमीटर भी की है, लेकिन मुझे एक था, मैंने कहा ये तो एक ये है कि ये रेस जो थी ना, ये रेस होती है रोड पे जी जाके रेस कर लेनी, मुझे था पहाड़ों का शौक था। फिर मुझे ये था कि भाई एक ऐसा एडवेंचर हो कि भाई जाके मैं देखूं ये रेस भी कैसी होती है। मैंने हम्म। ट्रेल रन की है 27 किलोमीटर, 6 आवर में मैंने वो की थी। इसके अलावा मैंने 35 किलोमीटर ये की है, गोट ट्रेल की है। फिर हम लोगों का जो PRR का क्लब है, इसमें हम लोगों ने 100 किलोमीटर भी की। वेरी नाइस। तो कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या जब मराहिल होते हैं जिसे गुजरना पड़ता है? बाकी जो रेसें होती हैं वो तो एक नॉर्मल, मतलब वो तो इजीली चले कर लेते हैं, लेकिन इस रेस में ये हुआ था, गोट ट्रेल में ये हुआ था, मतलब स्टार्टिंग मैंने थोड़ा अच्छा गया, बट वहां पर क्या था, वो जिस साइड पे थी, जबल जेश वाली साइड पे थी, वहां होती है ठंड, एक तो बारिश थी जिस दिन मेरी ये रेस थी, उस दिन मौसम एक तो इतना ठंडा और बारिश बहुत ज्यादा थी, इवन कि हम अच्छा। लोगों के जो ये हैंड है ना ये बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। मतलब अच्छा। मोबाइल भी हम लोग, हाँ जी, मोबाइल तक यूज नहीं कर पाते, हम लोगों की जो लाइट्स थी, जो हेड की लाइट्स हम लोगों ने लगाई हुई थी, वो तक ऑफ हो चुकी थी। मतलब ओह। ये आप कह लो कि ये एक खतरनाक रेस थी, जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट की है। मतलब ओह, तो अप एंड आपके डाउन साथ बहुत और ज्यादा भी आए लोग लास्ट होते में हैं तो। आगे पीछे? जी आगे पीछे लोग होते हैं, आगे पीछे काफी लोग होते हैं, लेकिन ये था कि मतलब जाहिर बात है, आपको पता है हर बंदा जल्दी में होता है अपनी रेस सबको की। अपनी अपनी पड़ी होती है। रेस का टाइम, हाँ अच्छा। जी, तो वो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम बिल्कुल एक तो अंधेरा, बादल बिल्कुल थे, यूं कुछ नजर नहीं आ रहा था, और इसमें ऐसा लग रहा था कि आपकी मतलब एक किस्म का आप कह लेना कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मतलब ओह। इस तरह की रेस हो गई थी। अच्छा, आपके बच्चे जो हैं माशाल्लाह, तीनों बच्चे बिल्कुल जिनको मैंने इंडक्शन भी कराया है, वो भी डिफरेंट जी। उन्होंने पोडियम्स जीते हैं, तो उनकी रेसेस के हवाले से क्या कहेंगी, किस किस कैटेगरी में उन्होंने ये पोडियम्स जो हैं अपने नाम किए हैं? ये आपको खुद ही बताएंगे, पता है, यासीन बताओ। अच्छा, मैं सबसे पहले पूछूंगी फ़ज़ा। फ़ज़ा, आप मुझे बताएं। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं कौन सी रेस थी आपकी? मैंने बहुत रेसें करी, मेरे टोटल 17 पोडियम्स है। ठीक है, तो उसमें ये से मैं सबसे ख़तरनाक रेस कौन सी थी आपकी? मेरी एज लो है, इसकी वजह से मैं ऐसी खतरनाक रेसेस नहीं कर सकता, अलाउ नहीं होता कि, तब मैंने अपनी अम्मी के साथ ट्रेल रन करा हुआ है 10 किलोमीटर। ना, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? मैं मेरी एज थोड़ी लो है, इसकी वजह से मुझे अलाउ नहीं होता इस तरह की खतरनाक रेसेस करना, लेकिन अच्छा, मैं तो अपनी कौन अम्मी के कौन सी साथ रेसेस 10 में हिस्सा लिया हुआ है? किलोमीटर और मैंने कैंसर रन की रेस में हिस्सा लिया हुआ है, अरेबियन वॉरियर्स में लिया हुआ है, उसमें ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आपको उसमें आपको मंकी बार करना होता है, और भी डिफरेंट चीजें होती है। अच्छा, 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 सही सही सही। तो लास्ट रेस कब आपने जीती? मैंने पिछले हफ्ते। लास्ट वीक में जीती है। अच्छा, उसके मेडल भी आपके पीछे लटके होंगे, और श्योर इतने ज़्यादा हैं कि ऑब्वियसली हम रूल आउट नहीं कर सकते, मगर बहुत बहुत आपका मतलब कि थैंक यू, मतलब कि आप बात भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। रोल मॉडल भी हैं आप बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन रेसेस में हिस्सा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इन रेसेस में हिस्सा? कहाँ रजिस्टर अपने आप को करा सकते हैं नायाब? इसमें ये होता है ना कि आपको एक होता है लिंक होता है, वो भेजा जाता है, कुछ ग्रुप्स होते हैं उसमें लिंक भेजा जाता है। उसमें ये होता है कि आप लोग जो है रेस रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट होती है एक, उसमें ये होता है कि आपको लिंक भेजे जाते हैं, कोड होते हैं, इसका आप रेस अपनी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये आपको जो है ये कम मेडल नजर आ रहे हैं, ये पूरे ऊपर भी मेडल है सारे। अच्छा, वेरी ये नाइस। पूरा और घर मेडल से भरा हुआ है। बड़ी मतलब यानी कि ये मैं एक सेकंड में आपको अगर आप कहें तो मैं दिखा भी देती हूँ, ऊपर की तरफ भी जो है सारे मेडल ही अच्छा, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं जाऊंगी अनमोल जी के पास। अनमोल भी, क्योंकि ख़वातीन जी को हम वैसे ही बहुत कहते हैं कि एम्पावर्ड करने की कोशिश करते हैं, हर प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं कि हमारी जो जी ख़वातीन जी हैं, जो बच्चियां हैं, हमारे मुस्तकबिल हैं इस मुल्क का। तो जी अनमोल, आपने भी रेसेस जीती हैं? ये मैंने भी जीती है। थोड़ा आगे आगे बात करो, ऊंचा बोलो, आगे आओ थोड़ा सा माइक के पास। ये मैंने भी जीती है, मेरे पास अच्छा, 14 पोडियम्स हैं।
14 पोडियम्स हैं, तो मामा को देख के जीती हैं कि बाबा को देख के ख्याल आया? सबको देख के ख्याल आया। तो अच्छा, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे ट्रेन किया जाता है ना? इसकी फिटनेस के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं। सारे बच्चे और आप नायाब जो हैं खुद आप मतलब कि रेसेस जीती भी नहीं हैं, कैसे ट्रेन होती हैं यहाँ? ना इसमें ये होता है कि मैंने जो अपनी और बच्चों की जो एक रूटीन रखी हुई है ना, मतलब मैं सबसे पहले तो एक तो मैं जिम जाती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के और अपने हवाले से मैंने अपना एक रनिंग का अपनी मतलब एक टाइम रखा है। मतलब रात में हम लोगों ने 10 बजे जो है वो घर से जाना है, और फिर हम लोगों ने 1 या 2 बजे घर से में वापिस आना है। मतलब 2 से 3 घंटे लगातार हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी है। वेरी मतलब नाइस। लगातार ये हमारी डेली की ट्रेनिंग डेली रूटीन सैटरडे है आप संडे लोगों जो की? है, जी मेरी रूटीन है। सैटरडे संडे जो है वो हम लोगों का जो है, हम लोगों की रेस होती है सैटरडे संडे। बाकी दिन ये होता है कि हम लोगों की जो मैंने आपको रूटीन बताई है ना, ये चीज होती है। अच्छा नायाब, और डाइट एक के चीज हवाले और, से भी थोड़ा सा बताएं कि कौन सी डाइट आप लोग खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेनिंग के बाद वेट ट्रेनिंग्स भी होती हैं या फिजिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, एक बॉडी की नीड होती है। जी कि ना हम लोग जो है नॉर्मल, हम लोग जब घर में होते हैं ना, तो मेरी कोशिश यही होती है ज्यादातर मैं बच्चों को दाल और सब्जी वगैरह दूं। हाँ, एक दिन 1 या 2 दिन बीच में ऐसे आते हैं कि जब हम लोग रेस के लिए जाते हैं ना, वहां से अगर वापिस आते हुए अक्सर टाइम ऐसा होता है, तो कोशिश होती है घर में ही ज्यादातर हम लोगों का फोकस जो है दालों पर होता है और सब्जी पर होता है। मैंने अपनी तरफ से जो इनकी रूटीन रखी हुई है वो ये रखी है, क्योंकि इसी चीज से, क्योंकि अगर आप ये फास्ट फूड वगैरह ये चीजों से तो फिर आप रेस नहीं कर सकते, वो तो फिर नामुमकिन बात है। मुश्किल हो वैसे जाता ये है। होता है कि नॉर्मली कभी, जी। और बच्चे जो हैं ऑब्वियसली वो और फिर अभी ये एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी ये ओम गाद का यहाँ पर एक है इवेंट हुआ है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की 3rd पोजीशन आई है, यासीन अमजद की स्क्वॉश हुई। अभी ये परसों उन्होंने विन की है, 3rd पोजीशन है उनकी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत जी। मुबारक हो। आपका पूरा एक फैमिली और जो है वो स्पोर्ट्स इसमें, फैमिली है। जी हाँ जी माशाल्लाह। हिना एक बात और भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, हम लोगों की तो मेहनत है ही है इसमें, ठीक है, लेकिन इस इधर में यहाँ पे 2 से 3 लोग हैं जिनका मैं बोलना चाहूंगी। मेरी और बच्चों की तो मेहनत है, हमारे साथ हमारे हस्बैंड की भी मेहनत है, लेकिन इसमें ये है कि जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं, जिस कंपनी में, डेजर्ट किंग वाटर प्रूफ बीसीआर प्रोफाइल के जो ओनर है फारूक अली खान, वो मेरे हस्बैंड के बॉस हैं। मतलब उनकी तरफ से इतना फ्रीडम मेरे हस्बैंड को मिला हुआ है कि आप चाहे बच्चों की रेस करवाएं। मतलब बच्चों की रेस में उनका एक बहुत बड़ा आप कह लें कि किरदार है। मतलब अगर आज हम लोग इस पोजीशन पे है ना, तो थोड़ा मतलब आप कह लें कि वो लोगों को ना पूरे इस चीज में ना उनका किरदार है कि उनकी बहुत सपोर्ट है, बहुत हम्म। ज्यादा। चलें, क्योंकि कहीं अच्छा पर भी है आप सुन देखिए, के, कहीं बहुत पर अच्छा भी लगा कि जॉब आपको करना, सपोर्ट है, क्योंकि अक्सर एथलीट्स जो है कंप्लेन करते हैं उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती, कहीं से स्पॉन्सर नहीं मिलता। तो बहुत 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 शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी नायाब यासीन और उनके तीनों बच्चे, जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तानी पहली ख़ातून हैं जिन्होंने आलमी पोडियम की फ़ातेह जो है वो बनी हैं। बहुत से मुश्किल मराहिल में गुज़र के उन्होंने ये रेसेस जीती हैं और कप्स और मेडल्स का ढेर हमने आपको दिखाया है। तो व्यूअर्स, ऐसे लोग जो है रोल मॉडल हैं हमारे मुल्क के लिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक डेवलपमेंट न्यूज़ के ऊपर आपको आगाह करते हैं कि गाड़ियों की दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है। ऐसा दौर जहां स्टीयरिंग व्हील के पीछे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जहन सॉफ्टवेयर भी मौजूद होगा। फिजिकल एआई की इस्लाह अगरचा सुनने में नई और किसी हद तक अजीब महसूस होती है, मगर दर हकीकत ये ऑटो इंडस्ट्री में एक इनकलाबी तब्दीली की अलामत बन चुकी है। ये महज स्क्रीनों, चैटबॉट्स या डिजिटल असिस्टेंट्स तक महदूद नहीं है, मसनूई जहानत नहीं है, बल्कि वो जहानत है जो हकीकी दुनिया में हरकत करती है। देखते हैं, समझते हैं और फौरी फैसला करते हैं। लॉस वेगास में मुनक्किद होने वाली आलमी टेक नुमाइश CIS 2026 में फिजिकल एआई सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस मौजू रहा। माहिरीन के मुताबिक ये तस्वर ऐसे खुदकार निज़ामों पर मबनी है जो कैमरों, रेड लीडर और दीगर सेंसर से हासिल होने वाली डेटा को ना सिर्फ जमा करते हैं बल्कि उसका तज्जिया करके इर्द गिर्द के माहौल को समझते भी हैं।
हैं। ये निज़ाम पेचीदा ट्रैफिक, बदलते मौसमी हालात और गैर मुतवक्के रुकावटों में फौरी और मौसल रद्द अमल देने की सलाहियत रखते हैं। गोया मशीनें अब सिर्फ हदायत पर अमल नहीं करेंगी बल्कि हालात के मुताबिक सोच कर फैसला भी करेंगी। ऑटो इंडस्ट्री में ये तब्दीली महज ड्राइविंग को आसान बनाने तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि गाड़ी और इंसान के ताल्लुक की नौयत बदल देगी। मुस्तकबिल की गाड़ी एक मोबाइल कंप्यूटर होगी जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इश्तराक ड्राइविंग के तजर्बे को नई जह देगा। इंसानी ड्राइवर से कंट्रोल का बतदरीज सॉफ्टवेयर को मुंतकिल होना इसी इर्तिका का हिस्सा है। फोर्ड की जानिब से 2028 तक महदूद मुद्दत तक बगैर सड़क देखे ड्राइविंग सिस्टम मुतारिफ करवाने का ऐलान और सोनी होंडा की मुश्तरका अफलिया गाड़ी का ज़्यादातर हालात को खुदकार अंदाज में चलने का दावा इसी तब्दीली की झलक पेश करती है। मर्सिडीज बेंज और जाली जैसी कंपनियां भी एंटीरिमा के इश्तराक से जदीद खुदकाम निज़ाम मुतारिफ करवा रही है। चुबसास कंपनियों खसूसन एंडीविमा और ARM का कारकर्दगी इनकलाब में कलीदी किरदार अदा कर रही है। जदीद प्रोसेसर्स और AI प्लेटफॉर्म्स गाड़ियों को वो दिमाग फराहम कर रहे हैं जो हकीकी और तहकीकी मायनों में जो है बहुत आगे हैं। माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक 2032 तक फिजिकल AI से जुड़ा शोबा 123 अरब डॉलर की मार्केट बन सकता है, जो इस टेक्नोलॉजी की वसअत और माशी अहमियत को जाहिर करता है। यूँ महसूस होता है कि आने वाले बरसों में गाड़ियाँ सिर्फ सफ़र का जरिया नहीं है बल्कि ये एक ज़हीन, खुद मुख्तार और बाखबर साथी में तब्दील हो जाएंगी। फिजिकल AI ऑटो इंडस्ट्री को एक ऐसी सिमत ले जा रहे हैं जहां मशीनें ना सिर्फ रास्ता देखेंगी बल्कि इसे समझेंगी भी, और यही समझ बूझ मुस्तकबिल की ड्राइविंग की असल बुनियाद होगी। तो व्यूअर्स, ये देखा आपने कि जिस तरह जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है और AI का दौर है, फिजिकल चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। AI किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही है, उसी तरीके से गाड़ियों में भी एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो रहा है। ये सिर्फ अब ड्राइविंग के लिए गाड़ी नहीं होगी बल्कि एक पूरा रोबोटिक होगी और उस रोबोट के जरिए आप बहुत से काम अपनी गाड़ियों से भी करवा सकते हैं। तो है ना मज़ेदार खबर। तो वे छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ज़बान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक कौम की तहजीब, सकाफत और सोच का आईना होती है। दुनिया की मुश्किल तरीन ज़बानों में शुमार होने वाली जापानी ज़बान अपने मखसूस तलफ़्फ़ुज़, लहजे और तहरीरी निज़ाम की वजह से गैर मुल्कियों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रही है। मगर आज आपको एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसने इस मुश्किल ज़बान को ना सिर्फ सीखा बल्कि कौमी सतह के जापानी ज़बान के मुकाबले में भी शानदार कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। वो वदिया फ़ातिमा हैं और जापानी ज़बान में जो है अबूर हासिल रखती हैं, और आज हमने सोचा कि हम आपसे उनको मिलवाएं और पूछें कि इस ज़बान सीखने का जो है वो मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम वदिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा वदिया, लोग जो हैं वो इंग्लिश के एक्सेंट्स कॉपी करते हैं, कॉकनी एक्सेंट, इसके साथ डिफरेंट ब्रिटिश एक्सेंट्स हैं, या बहुत हो गया तो चाइनीज़ सीख ली, या बहुत हो गया तो कहते हैं ना कि फ्रेंच, जो ये सारी जो है लैंग्वेजेस जो है चलने वाली दुनिया में इंटरनेशनल एक्लेम्ड लैंग्वेजेस हैं। मगर जापानीज़ लैंग्वेज क्यों सीखी? मोस्टली बिकॉज़ मुझे जापान का शौक था, तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं जापानीज़ ही लर्न कर लूँ। नहीं, जापान जाने का शौक़ था कि पढ़ने का शौक़ था कि वैसे उनका जो वो कहते हैं ना कि वो चेरी ब्लॉसम सीज़न देखने का शौक़ था जो आजकल होता है? बेसिकली एवरीथिंग अबाउट जापान, उनकी लैंग्वेज, आर्किटेक्चर और एंड ऑब्वियसली चेरी ब्लॉसम्स। ओह वेरी नाइस। अच्छा, व्हाट इज़ गुड अबाउट जापान? वहाँ क्या सबसे ज़्यादा चीज़ें खूबसूरत हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, अबाउट पीपल, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट द लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट्स? What is the most significant thing you have seen over there? I'd say the people of Japan, they're very honest people. That I really like about them. अच्छा वदिया, मैंने ये भी सुना है कि जापानीज़ जो हैं उनमें यूथ बहुत कम है। Mostly people are very old. Is it like that? Yes, actually it is. अच्छा, और जाके आपने वहाँ क्या किया जापान में? मैं अब तक जापान नहीं गई एक्चुअली। अच्छा, अभी तक जापान नहीं गई आप?
No, not yet, but maybe in the future, मतलब inshallah. आपने ज़बान सीख ली, दैट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अच्छा मुझे बताएं कि ये लैंग्वेज सीखी कैसे, यूट्यूब वगैरह से? मैंने मोस्टली लैंग्वेज एनिमेशंस देख के सीखी है, एनिमे एंड सम एप्स एंड यूट्यूब एंड गूगल ऑब्वियसली। अच्छा तो ये जापानीज़ आपने सीखी है तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है आपको? अब तक तो वही वही बात है कि मैंने अभी जापानीज स्पीच कॉन्टेस्ट में जो पार्टिसिपेट किया था, उसकी विन पर मुझे स्कॉलरशिप मिली है। हम्म। अच्छा तो अच्छा ये कि अभी तो बहुत सी स्कॉलरशिप्स भी चल रही हैं, लोग स्टूडेंट्स भी बहुत जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, और अभी तक आपने लैंग्वेज भी सीख ली, इस लैंग्वेज के ऊपर तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। यस, यस, जापानीज सीख के आपको एक्चुअली काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। तो आर यू प्लानिंग टू गो? यस। यू आर प्लानिंग टू गो, तो व्हाट आर यू प्लानिंग, वहाँ क्या करना है जाके? अभी तो आई वांना स्टडी इन जापान और उसके बाद फिर फ्यूचर में हम देखेंगे कि इफ आई वांना वर्क इन अच्छा वी जापान। वांट कि थोड़ी सी जापानीज हमें भी सुनाओ, कैसी होती है जापानीज, लाइक हाय हाउ आर यू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, कुछ थोड़ा सा हमें भी बताओ। OK。おはようございます。ボディア・ファティマです。今日はニューニュースのインタビューを決定います。वेरी नाइस अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इस लैंग्वेज में कोई ग्रामर भी होती है, प्रॉपर ग्रामर होती है? यस, यस, एक्चुअली जापानीज़ में सबसे मुश्किल चीज़ जो लोगों को लगती है वो यूजुअली इसकी ग्रामर ही होती है, क्योंकि देयर इज़ 3 मोड्स ऑफ लेटर्स, बेसिकली लेटर सिस्टम्स हैं। देयर इज़ हिरागाना, काटाकाना एंड कांजी। ओके ये 3 लेटर्स होते हैं। तो ये आपने जो है कैसे स्टेजेस के पार किए, और कैसे लेवल्स इसके जो हैं आप लोग आपने सीखे, और कितने टाइम में आपने लैंग्वेज पूरी सीखी है? अब तक मैंने पूरी कंप्लीटली सीखी नहीं है, बट आई एम स्टिल एट द बिगिनर लेवल। लेकिन फर्स्टली आप काटाकाना, हिरागाना इससे स्टार्ट करते हैं, फिर आप कांजी पे जाते हैं, क्योंकि कांजी ज़रा ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज़ इट कंटेन्स चाइनीज़ लेटर्स। ठीक है, और कितना टाइम लग गया आपको? अब तक तो इट्स बीन हाफ अ ईयर एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लाइक 6 मंथ्स? हुँ। ओके ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि जापानीज़ में आप उनके टीवी चैनल्स वगैरह ब्राउज़ करती हो, उनकी तकरीरें सुनती हो, या उनके ड्रामास या उनका एंटरटेनमेंट देखती हो? यस, मेरा शौक स्टार्ट ही उनकी एंटरटेनमेंट से हुआ था। मैं एनिमे देखती थी, तो उसी की वजह से मुझे जापान का शौक हुआ था। अच्छा तो इसमें उस पूरे क्या है एनिमे, व्हाट इज़ एनिमे? एनिमे इज़ बेसिकली जापानीज़ एनिमेशंस, जिसको यूजुअली लोग कहते हैं कि कार्टून है, बट इट्स नॉट रियली, इट्स नॉट ऑलवेज़ फॉर किड्स। यूजुअली इट्स फॉर एवरी एज ग्रुप। ठीक है। अच्छा जो आपका कंपटीशन हुआ है रिसेंटली, उसमें कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हों, और कुछ ऐसे था कि यू आर लाइक नर्वस अबाउट इट, क्या आपकी फीलिंग्स थी? Yes, definitely I was nervous क्योंकि I wasn't very confident at the time in my Japanese skills. तब I was बिल्कुल totally beginner level पे थी, तो I didn't think I'd be able to even give the speech on stage, but it ended up working out. अच्छा तो इसका मतलब है, एंड हाउ लॉन्ग वाज द स्पीच और? स्पीच का टाइम जो था ना, that was maximum 4 to 5 minutes and मेरी within 3 minutes में हो गई थी। कंप्लीट? Yes. अच्छा ठीक है। अच्छा यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर टीचर फॉर जापानीज, लाइक योर फॉर दिस Mm, लैंग्वेज? no, not in the past, but now I am looking for professional help though. पहले तो मैंने खुद ही सेल्फ लर्निंग की थी, तो अब ज़रा सीरियसली अब मैं देख रही हूँ, तो आई डू हैव अ टीचर। नाउ यू आर हैविंग अ टीचर? अच्छा ठीक है, जो आपको यस। जापानीज़ मज़ीद सिखा रहे हैं। तो अच्छा इसकी नॉर्मली यूर लाइक आजकल स्कूल्स में कोई इसके ज़रिए जो है जैसे स्पोर्ट्स बेसिस के ज़रिए आपको बहुत फ़ायदा होता है, तो इस लैंग्वेज से कोई फ़ायदा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में? यस, स्पोर्ट्स पे जैसे आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जापानीज़ है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा जापान में ही मिलेगा।
तो इफ़ यू लर्न जापानीज़, जैसे कहते हैं कि कनाडा में इफ़ यू लर्न फ्रेंच तो आपको वीज़ा इमीडिएटली मिल जाता है। इसी तरह जापान में भी आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर जापानीज़ स्किल्स। अच्छा, तो वहाँ जाके आपने कौन सा प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करना है इन बैकलॉरिड? आई होप Mm, बैचलर्स करना है। yes, bachelor's, for now bachelor's. हाँ, तो कौन किस किस कैटेगरी में आपने जाना है? मीडिया साइंसेस, सोशल Uh, साइंसेस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर? Media sciences, definitely. I'm thinking of going towards media and mass communication and maybe marketing. ओके, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाह रही हो, जो नौजवान जो हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना चाह रहे हैं एंड दे गेट स्टक बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ नो कोई प्रॉमिसिंग टीचर्स नहीं अवेलेबल होते, उनको ऑनलाइन जाके ढूंढने पड़ते हैं टीचर्स, तो हाउ यू आर एबल टू हेल्प देम? Honestly, I just say hard work. Hard work is the key to success. Aajkal, a lot of people aren't willing to work hard. So all you need is just a little effort and you can make it big. अच्छा, एक चीज़ होती है कि सीखना, यू जस्ट लिसन एंड यू स्पीक, एक चीज़ होती है लिखना, राइटिंग, तो कैन यू राइट इवन? Yeah, yeah, definitely. I can write. यू कैन राइट जापानीज टू? Yeah. अच्छा, और लिखना मुश्किल है? लिखना, yes, obviously, if अगर आप उर्दू और इंग्लिश से फिर स्विच करो जापानीज़, जहाँ पे आपको काफ़ी मुश्किल कैरेक्टर्स लिखने पड़ते हैं, तो yes, it is difficult. इट इज़ डिफिकल्ट। अच्छा, ऐसा कोई स्कूल है जहाँ जापानीज़ पढ़ाई जा रही है? आई डोंट थिंक सो। चाइनीज़ भी है, Not at फ्रेंच the भी है moment, एंड जर्मनी भी है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि but पढ़ाई जा रही है। but there's a lot of academies even now in Pakistan. पहले तो obviously इतना नहीं होता था इसके बारे में, लेकिन अब there's been a lot more academies and online भी काफ़ी teach कर रहे हैं अब Japanese. अच्छा, आपने बहुत रिसर्च की हुई है जापान के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, तो क्या क्या रिसर्च में आपने अपनी कहते हैं ना कि विश लिस्ट या बकेट लिस्ट बनाई हुई है कि जब जाऊँगी तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगी या वहाँ जाऊँगी, उसके बाद इनकी सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है, क्लीनलीनेस के ऊपर दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़, दे नो हाउ टू दे ट्रेन देयर चाइल्ड इनटू सिविक सेंस एज वेल। सो आपने कहाँ कहाँ रिसर्चेस की हुई हैं, किस किस जगह जाना है? The first place जहाँ मैं जाना चाहूँगी personally would be Kyoto, क्योंकि मुझे उसका architecture and all क्योतो the इज़ ब्यूटीफुल, या nature wise, yeah, I really like it. And the second would be Tokyo, obviously. Tokyo is like the main square of Japan. ठीक है। And और इसके साथ साथ जो है कल्चर के ऊपर कोई आपने कोई रिसर्च की हो उनके? कल्चर, व्हाट आई रियली लाइक इज़ वही आपने जैसे मेंशन किया कि बच्चों को छोटे होने से सिविक सेंस सिखाते हैं, जो आइड से कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लव टू सी दिस हैपन इन अ लॉट मोर प्लेसेस स्पेशली इन पाकिस्तान एज वेल. दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आई होप कि इंशाल्लाह आप जाएं और जाके जो है अपना इंटायर जर्नी जो है वो बिल्कुल समराइज़ करें और वीलॉगिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जापानीज़ ज़बान को जो है बिल्कुल आप प्रमोट कर रही हैं, इट्स अ गुड वे। और साथ साथ ये भी है कि आप जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप बता दें कि आपने 6 मंथ्स में ये लैंग्वेज सीखी है, नॉर्मली कितनी ड्यूरेशन लग जाती है? It's not that hard. It's not that difficult. All it takes is effort. Usually आप within 2 years इसको master कर लेते हैं. विद इन 2 years यू कैन लर्न इट। ठीक है, थैंक यू सो Yeah. मच वदिया फ़ातिमा। तो हमारे साथ मौजूद थी वदिया फ़ातिमा, और इंथुजियाज़म देख के वाकई दिल खुश हुआ है कि ऐसी तमाम बच्चियां जो कि दुनिया के डिफरेंट कोनों को रिसर्च करके वहाँ जाना चाहती हैं, तो पहले से ही होमवर्क करती हैं। लैंग्वेज जो है वो कभी बैरियर नहीं होता, मगर अगर लैंग्वेज आ जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, और इस ज़बान की बुनियाद पर आप स्कॉलरशिप्स भी गेन कर सकते हैं और जाके पढ़ भी सकते हैं, और फिर आप उस दूसरे वतन में जाके सर्व भी कर सकते हैं। तो जो हमारी जो जेन अल्फ़ा है वो वैसे ही आजकल बहुत सी लैंग्वेजेस सीख रही है, वैसे जेनजी की भी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से सीखी है, मगर अब जो जेन अल्फ़ाज आए हैं उनके अंदर कॉम्पिटेंसी का जो लेवल है वो बहुत हाई है। देखना ये है कि कौन सी जनरेशन जो है वो आगे जाती है, मगर मिलेनियल्स भी किसी से कम नहीं है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि महंगाई जो है और कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके साथ साथ मिलावट और सेहत के मसाइल भी इस दौर में हर इंसान के साथ जो हैं वो चले आ रहे हैं, और यही चाह रहे हैं कि उसके घर में जो इस्तेमाल होने वाली तमाम अशियाँ हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो ताज़ा हों, महफूज हों और केमिकल फ्री हों। मगर बाज़ार से मिलने वाली अशिया ना सिर्फ महंगी हो चुकी हैं बल्कि उनको क्वालिटी भी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड लगती है। ऐसे में एक बेहतरीन और पायदार हल है कि किचन गार्डनिंग। अक्सर लोग समझते हैं कि बागबानी सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास जो है बहुत बड़ा लॉन हो, खेत हो या ज़मीनें हो। हालांकि हकीकत कुछ और है, हकीकत इसके बरक्स है। किचन गार्डनिंग जो है वो आप वर्टिकल गार्डन भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल गार्डन भी बना सकते हैं, रूफ किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक जो है गर्मियाँ शुरू होने से पहले का ये वक्त जो है सब्जियाँ और फल लगाने के लिए इंतहाई मौजू होता है, क्योंकि इस मौसम में जो है बीज जल्द उगते हैं और पौधे मजबूत बनते हैं और गर्मियों में बेहतरीन पैदावार जो है वो होती है। किचन गार्डन ना सिर्फ हमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां और फल फराहम करता है बल्कि बच्चों में फितरत से मोहब्बत, सब्र और ज़िम्मेदारी का एहसास भी पैदा करता है। इसके साथ साथ ये घरेलू बजट में बचत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की जानिब एक अहम कदम भी है। तो आज हम बात करेंगे किचन गार्डन के ऊपर, और किचन गार्डन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, जो कि हमारे बहुत से शोज़ उन्होंने हमारे साथ किए हैं, हमें सिखाया है कि किस तरीके से हम गार्डनिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू। मौसम जो है वो तब्दील हो गया है, एकदम से गर्मी जो है वो शुरू होने वाली है, कुछ और दिन रह गए हैं, अभी तो हवा चल रही है, ये भी बंद हो जाएगी। तो इस मौसम में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? अच्छा, ये बड़े सही वक्त का हमने इंतखाब किया है कि हम ये वाला प्रोग्राम करें ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंच जाए। अच्छा, जब हम बीज लगाने की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में दो मौसम हैं जो सब्ज़ियां लगाने के बीज लगते हैं। एक मौसम गर्मा की सब्ज़ियां जो आजकल लगेंगी, और एक मौसम सरमा की सब्ज़ियां। अब जब सर्दियां जा रही होती हैं, एंड हो रहा होता है, तो उस वक्त गर्मियों की सब्ज़ियां लगती हैं, क्योंकि आगे गर्मियों में वो अच्छा सर्वाइव करती हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ है जहन में रखने वाली मौसम सरमा की सब्ज़ियां लगाते हुए भी और गर्मियाँ की सब्ज़ियां लगाते हुए भी, वो है टेम्परेचर की रेंज। एक आइडियल रेंज जहन में रखें, बजाय इसके कि हम कैलेंडर पे जाएं कि फरवरी में लगेंगी, मार्च में लगेंगी या अप्रैल में। तो जब आपको ये टेम्परेचर की रेंज मिलेगी तो आपने सोचना है कि अब सब्जियां मैंने लगानी है, और वो है मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडियली 26 होता है, लेकिन 30 तक या 32 तक हम चले जाते हैं। और आजकल चूँकि सर्दी एंड हो रही हैं, तो हमें रात का जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको जहन में रखना है। तो हम मैक्सिमम उसको ये ले लेते हैं कि 10 डिग्री पे हम कोई 100% की बजाय 80%, 85% जर्मिनेशन के साथ सब्जियां उगा सकते हैं। जब टेम्परेचर इससे कम होगा, ठंड ज़्यादा होगी, मिट्टी ठंडी हो जाती है, तो बीज नहीं उगेगा। इसी तरह जब गर्मियों में लगाते हैं मौसम सरमा की सब्जियां, गर्मी एंड हो रही होती हैं, तो उस वक्त ये होता है कि हमने मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज को ध्यान में रखना है, यानी कि 30 से ऊपर दिन का टेम्परेचर ना जाए। तो हमने सब्जियां लगानी कौन से हैं? सब्जियों को तो आपने बता दिया कि किस वक्त जो है वो कौन सी जो काश्त है वो मौजू बनानी है, गर्मियों में सर्दियों की, सर्दियों में गर्मियों की, मगर सब्जियां कौन कौन सी हैं? अच्छा, आजकल जो गर्मियों की सब्जियां लगेंगी उनमें मेनली जो है वो बेलों वाली सब्जियां हैं। बेलों वाली? बेल वाली, जो कि जमीन में होती हैं, जो बेल, जिसकी बेल बनती है। अच्छा, जिसको हम ट्रेलिस बनाते हैं, उसको नेट पे चढ़ाते हैं या उसको रस्सियां बांधते हैं, ऊपर चढ़ती हैं। उसमें मैं सारी लिस्ट कर देता हूँ। पहले मैं वो लिस्ट करूंगा आसानी के लिए व्यूवर्स की, जो डायरेक्ट सीड से लगती हैं और बेल वाली सब्जियां हैं। उसमें सर फहरिस्त है जी करेला, करेले की जितनी वैराइटीज़ हैं, लंबा करेला, छोटा करेला, करेली, ये सारे। उसके बाद कद्दू, लंबा कद्दू, गोल कद्दू, और टिंडा, देसी कद्दू, इसी तरह टिंडा है, और जिसको समर स्क्वाश कहते हैं, जो चपनी कद्दू भी कहते हैं, वो भी लगेगा। तोरी जो है उसकी जितनी वैराइटीज़ हैं, उसमें बिटर गोड है, उसमें रिच गोड है जो लाइनों वाली होती है या गोल होती है, तो तोरियों की सारी किस्में आजकल लगेंगी। अच्छा, उसके अलावा हलवा कद्दू जिसको पेठा कहते हैं, वो भी बेल वाला है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, वो भी आजकल लगेगा। अच्छा जी, एक चीज़ है जिसको, दो चीज़ें ऐसी लगेंगी जिनको हम फल कहते हैं, खरबूजा और तरबूज। इसके वो भी बेलों वाली है, वो भी बेलों वाली है, वो भी आजकल लगेगी। अच्छा, आजकल लगेंगी वो? आजकल लगेंगी। अच्छा, दो ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम सैलड के तौर पर यूज़ करते हैं, खीरा और ककड़ी, तर जिसको कहते हैं। तो ये भी बेलों वाली सब्जियां हैं, ये भी आजकल लगेंगी और डायरेक्ट सीड से ही लगेंगी। अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त जिसको फुट कहते हैं।
फुट? स्नैप मेलन इंग्लिश में अच्छा, कहते ठीक हैं, है। उसको फुट कहते हैं। ये खरबूजे की तरह शेप की होती है, लेकिन इसके ऊपर नींबू शींबू निचोड़ के खाते हैं। तो इसके बीज भी आजकल ही लगेंगे। अब एक वो सब्जी है जिसको हम लेडी फिंगर कहते हैं या ओकड़ा कहते हैं, तो ये भी आजकल भिंडी। लगेगी। ये बेल वाली नहीं है, भिंडी इसका तो बेल पौधा नहीं होता होती, है, पौधा भिंडी होता तोरी, है। हाँ जी, उसका पौधा होता है। इसके बीज भी आजकल लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा 4 चीज़ें मैं आपको गर्मी में बताता बनती हूँ। भिंडियाँ, हाँ हर जी। वक्त घर जाओ तो भिंडियाँ ही बनी होती हैं। अब मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ। टमाटर, गोल बैंगन, शिमला मिर्च, लंबा बैंगन, गोल बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। अच्छा, इसकी कोशिश करें कि आजकल नर्सरी से पनीरी मिल जाती है। पनीरी इसकी सीडलिंग होती है। वो छोटा गमला लाएं, उसमें 8-10 पौधे होते हैं, वो ला के लगा लें तो आजकल ये भी लग सकती है। इसके अलावा धनिया भी लग सकता है, लेकिन उसको सेमी शेप हरी में। मिर्चें, लीमू? हरी मिर्चें लग सकती है। लीमू तो एक फ्रूट है ना, वो तो परमानेंट प्लांट है। उसको तो एक पौधा ला के आप अच्छे साइज़ के ग्रो बैग में या पॉट में लगा दें तो वो साल चलता रहता है, वो सीजनल नहीं है। तो ये वाली सब्जियों की लिस्ट है जो हम लगाते हैं। ठीक है। अब ज़रूरी चीज़ ये है कि इन सारी सब्जियों को लगाने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो अच्छी मिट्टी तैयार करना है। वो भी बताएं लोगों को कैसे तैयार अच्छा, करनी है। अच्छी मिट्टी के अंदर 3 खसूसियात होनी चाहिए। एक तो वो नरम हो, सॉफ्ट हो, जिसके अंदर जो जड़ें वो आसानी से चल जाएं। दूसरा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि आप कह लें कि रिच हो। और तीसरा, वो इतनी नरम हो कि उसको पानी जब हम ऊपर से लगाएं, जिस तरह ये ग्रो बैग है, ऊपर से पानी लगाते हैं। ये अनकन्वेंशनल तरीका है पौधे को पानी लगाने का। ज़मीन में तो पानी नीचे से जाता है और जड़ें नीचे से पानी हम ग्रो खींचती बैग हैं। में हम ऊपर से डाल ऊपर देते से हैं। ग्रो बैग या गमले में, तो इतना पानी, इस तरह से पानी जब डालें तो वो नीचे जड़ों तक उसका जाना ज़रूरी है। वो तभी जाएगा जब मिट्टी सॉफ्ट होगी। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। ये आप देख रही हैं, ये पड़ी हुई है, इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये अगर क्लोजअप कर सकें तो ये इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। हम इसको कहते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर है। अब इसका एक अच्छा नेमुल बदल जो आसान है वो है पत्तों की खाद। जो दरख्तों से पत्ते नीचे गिरते हैं उनको हम दबा देते हैं, वो डीकम्पोज हो जाते हैं, और उसके बाद वही पत्ते मट्टी इस्तेमाल होते में, हैं। ये हमने नेचर से सीखा कि वो ये प्रोसेस इकोसाइकिल चलता है, तो हम वो मट्टी में मिक्स कर देते हैं। इसकी रेशो कितनी रखनी है? 50-50%। रेतली मट्टी जिसके अंदर रेत का एलिमेंट हो, जिसको भालू मट्टी भी कहते हैं, हर नर्सरी से, आपकी करीब तरीन नर्सरी से वो ले लें। ये जो वर्मी कंपोस्ट है या पत्तों की खाद है, आपको नर्सरियों से भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी आजकल इजीली मिल जाती है। तो ये आपने 50-50% डाल के, तो ये जिस तरह ये ग्रो बैग में मैंने फिल किया है, तो ये आप फिलअप कर लें। अब अगली चीज़ रह गई कि हमने गमले इस्तेमाल करने हैं या क्यारी में लगाना है। जिन घरों में क्यारियाँ हैं, एक पॉइंट ज़रूरी है, जितनी भी सब्जियां जिनको फल या फूल लगता है उसको 6 से 8 घंटे धूप चाहिए। अब अगर आपके घर में क्यारी है और इतनी धूप नहीं आती तो आप वहाँ पर सब्ज़ी नहीं उगा सकते, या कुछ लिमिटेड सब्ज़ी उगा सकते हैं, जिस तरह पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना वगैरह, वो वहाँ पर कंफर्टेबली चल जाएगा। अब 6 से 8 घंटे धूप के लिए दूसरा हमारे पास है कि हमारे पास गमला हो, पॉट हो, कोई कंटेनर हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है मिट्टी का गमला जो कन्वेंशनल हमारा चल रहा है। लेकिन वो चूँकि भारी होते हैं, हम बाज़ार से उसको लाना, गाड़ी में रख के फिर वज़न है, उसको छत पे लेके जाना, बालकनी में लेके जाना मुश्किल होता है। तो उसका बेहतरीन नेमल बदल है ये ग्रो बैग्स। ये आप देखिए, अब ये जो ग्रो बैग है, ये भी आप इसको उठा के इसका वज़न चेक करें, नथिंग, 100 ग्राम होगा। और अगर आप इसको खोलें तो ये जो आपके हाथ में है, ये जो यहाँ पड़ा है, इससे भी बड़ा है। ये 12 इंच इसका डायमीटर है और 12 इंच इसकी डेप्थ है। इसके अंदर 16-18 इंच गमले की मिट्टी आ जाती है। और फिर दूसरी बात यह कि इसकी शेप सिलेंड्रिकल है, इसमें मिट्टी ज़्यादा आती है, ये गिरता भी नहीं है ठोकर लग के। गमला नॉर्मली नीचे से नैरो होता है, ऊपर से वाइड होता है, तो हवा चलती है या ठोकर लगी तो वो नीचे गिर जाता है, तो ये गिरेगा नहीं, ये पड़ा रहता है। और जावेद इकबाल साहब, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त आज बातें बताई हैं, कौन कौन सी सब्जियां हम उगा सकते हैं। हम अपने व्यूअर्स को प्रैक्टिकल कर भी दिखाते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, बल्कि आप लोग हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करें किचन गार्डनिंग के हवाले से, हम किस तरह अपने घर में जो है किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है घर में जो है केमिकल फ्री सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, तरीका क्या है। तो हमने सोचा कि आज हम आपको तरीका सिखाते हैं। पहले भी हम सिखा चुके हैं, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि जो व्यूअर्स हमें अभी ज्वाइन करते हैं, नए हमारे व्यूअर्स बने हैं, तो वो भी सीखें। और जावेद इकबाल साहब हमें बताएंगे। जी जावेद साहब। अच्छा जी, जो मैंने आपको लिस्ट बताई उन सब्जियों में से ये गोल कद्दू, इसके बीज हैं मेरे पास। और बीज जब भी ख़रीदें किसी अच्छे ट्रस्टेड सेलर से ख़रीदें, ताकि आपको बीज उगाने के बाद मायूसी ना हो जब उसका फल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो कद्दू आप उगा रहे हैं, ये ग्रो बैग में उगाएंगे? ग्रो बैग में।
तो ये इसकी बेल कैसे नीचे उतरेगी? अच्छा, ऐसा है कि जब जितनी भी ये बेलों वाली सब्जियां हैं, इनको जब हम कंटेनर में किसी पॉट में या ग्रो बैग में ग्रो कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको इसको कोई सपोर्ट देनी होती है। दीवार के करीब रखें, एक रस्सी बांधें, अच्छी बांस मैश बांध दें इसके बनाएं, साथ बांस लगा दें, लकड़ियों की मैश बना दें, वुडन आप कोई ट्रेलस लगा सकते हैं, नेट मिल जाते हैं आजकल, वेजिटेबल नेट्स हैं, वो प्रॉपर इसके साथ बांध देते हैं ऊपर। जितने उसको अच्छी सपोर्ट देंगे उतना ये अच्छी ग्रो करेगी। अगर आप उसको कुछ भी नहीं बांधेंगे, ग्रो कहाँ करेगी? ऊपर ऊपर से जाएगी? ऊपर जाएगी। ये तकरीबन 15 से 20 फुट तक इसकी बेल यहाँ से निकल के आगे ट्रैवल करेगी। 20 फुट तक? 20 फुट तक। तो उसको अच्छी ट्रेलस होगी, अच्छी सपोर्ट होगी, मजबूत। तो पौधा सेंस कर लेता है कि ये धागा कल को टूट जाएगा तो वो फल ही नहीं बनाएगा अपना। अच्छा, हाँ जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म हाँ है ना? जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये इसके बीज हैं, ये आप देखें जी। अच्छा, इसको बीज को फास्ट जर्मिनेशन के लिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। वो ये है कि जितने भी ये मैंने अभी बीज बताए हैं, इंक्लूडिंग जो भिंडी तोरी, इसको ओवरनाइट सोक कर लें पानी में, किसी प्याली में साफ पानी डाल के उसको गीला कर लें, सोक रहने दें। सुबह उसको निकालें और उसको 5-10 मिनट खुश्क होने दें और उसके बाद उसको लगाएं। तो बीज सादा ज़बान में यूँ समझें कि जाग जाता है। बीज को जब पानी मिलेगा तो वो सेंस कर लेता है कि अब मेरे उगने का टाइम हो गया है। फिर उसको 2 चीज़ें चाहिए मज़ीद, और वो चाहिए टेम्परेचर। वो सेंस कर लेगा कि टेम्परेचर आजकल ठीक है, जो मैंने आपको रेंज बताई, और मिट्टी उसको मिल गई तो बस वो जल्दी जाग जाएगा। अगर आप इस तरह ड्राई बीज भी लगाएं, उगेगा, लेकिन वो प्रोसेस अंदर होगा इसके, वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो आप थोड़ा बीज लगाने के बाद हमारी ख्वाहिश होती है कि जल्दी उग जाए, तो ये वाला प्रोसेस आपको 3-4 दिन 5 दिन बचा जाएगा। ठीक है। अब ये है जी 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग, ये वाला जो ग्रो बैग का साइज़ है, और इसके अंदर एक पौधा चाहिए, टोटल एक बेल। उसकी वजह, कल को बेल ने बड़ा होना है, उसकी नीचे जड़ें होनी हैं, उसके पत्ते आगे होने हैं, उसको इतनी खुराक चाहिए, जो कि इतनी मिट्टी काफ़ी है इस ग्रो बैग के अंदर जितनी उसको खुराक चाहिए। अगर आप किसी छोटे पॉट में लगाएंगे या कोई सिरेमिक के पॉट में लगाएंगे या जिसके कोई ड्रेन होल बंद हैं, इस तरह की जब आप चीज़ों में घुसेंगे तो वो पौधा माइंड करेगा, स्ट्रेस में जाएगा। तो उसको क्या चाहिए? अच्छी मिट्टी, जिस तरह मैंने बता दिया, वो होगी। अभी ये जो ग्रो बैग है, इसके नीचे आप ये वाली प्लेट रख के, इसको बॉटम प्लेट कहते हैं, तो आप अपनी जो भी रूफ टॉप है उसको सीपेज से बचा सकते हैं, स्टेन से बचा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसको हैंडल्स होते हैं, आप इसको उठा के शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर 6 से 8 घंटे धूप लग सकती है। बीज को आपने सिंपली, ये मिट्टी अच्छी है, नरम है, मैंने कल इसको पानी लगाया था और उसके बाद अभी इसको गोडी करके नरम कर दिया, बेहतरीन। तो वत्तर में मिट्टी इसको कहते हैं, ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मोइस्ट होनी चाहिए, खुश्क बिल्कुल मिट्टी में आपने बीज नहीं लगाने। अब ये नम है तो हम एक की बजाय एहतियातन 2 बीज पानी में डुबोया है, पानी में डुबोया। अब इसको एहतियातन हम 2 बीज लगाएंगे। कितना लगाना है? 1 इंच आधा इंच नीचे, ये लग गया, इसके ऊपर से हमने कवर कर दिया। ये सबसे आसान तरीका है, और व्यूवर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये काम अपने बच्चों से करवाएं, क्योंकि बच्चे के अंदर ये वाली चीज़ होगी कि जब उसने बीज लगाया है तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और बार बार आके देखेगा उगा कि नहीं उगेगा। जब वो उगेगा, बढ़ेगा, उसको फल लगेगा, तो उसे पता होगा कि जो कद्दू है वो किस तरह के दरख्तों पे लगता है या बेलों पे लगता है, तो नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला काम यह है कि आपने इसको एक अच्छी थॉरो वाटरिंग कर देनी है। ये आप कहाँ से लेकर आते हैं ये पानी वाले? तो ये स्पेड मिल जाते हैं आजकल, बहुत हाँ, आसान ये है, तो जब बड़े आपको तलब अच्छे- होती है तो हाँ, मिल जाते ये हैं। आपके पास तो बड़े अच्छे औजार हैं अपने। तो आपने इसको अच्छा पानी लगा देना है, और उसके बाद दोबारा पानी आपने कब लगाना है? जब मिट्टी खुश्क हो। हमें कैसे पता चलेगा कि मिट्टी खुश्क हो गई? हाथ लगा के देख लें, ऊपर से 1 इंच सॉइल अगर खुश्क हो गई है, चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में जल्दी खुश्क हो जाती है। और कितनी देर इसको आपने उस धूप में रखना है? 8 घंटे? इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ 6 से 8 घंटे धूप आती हो, उठा के बार बार शिफ्ट नहीं कर साए सकते में ना आप। रखें इसको। नहीं, ना रखें। ठीक है। तो ऐसी जगह आप चूज़ करें, चाहे आपका रूफ टॉप है, चाहे आपकी बालकनी है या टेरेस है, जहाँ पर 6 से 8 घंटे धूप आती है, और प्रेफरेबली मॉर्निंग सनलाइट, जो फर्स्ट रेजेज है सन की, वो इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको ट्रिगर करती है, खुराक अच्छी बनाता है पौधा, और उस खुराक बनाने के प्रोसेस में आपको अच्छा फल दे देगा। अक्सर जो बच्चे हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो सीड्स लगा रहे हैं, हमारे सीड उगते ही नहीं हैं, तो छोटी छोटी टिप्स रह जाती हैं। देखिए, गलत मौसम में इस बीज लगाएंगे तो नहीं उगेगा। जिस तरह सर्दी अगर बहुत ज़्यादा है या गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमारी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है, तो बीज भी इसी तरह नहीं उगता।
और अगर उसको मुनासिब पानी नहीं लगाएंगे या बहुत ज़्यादा पानी लगा अच्छा, देंगे, इनमें कीड़े तो नहीं पड़ते? नहीं कीड़े नहीं पड़ते। इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी लगा दें, अगर ओवर वाटरिंग कर दें तो वो बीज गल जाता है, नहीं उगेगा, वो फल ही नहीं वो देगा। इकबाल का शेर है ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। ये बिल्कुल सही एक थंब रूल है एग्रीकल्चर का कि नमी जो है ना, मॉइस्चर, वो मेंटेन करना, ज़्यादा पानी भी नहीं ज़्यादा लगाना, पानी नहीं, 2 बार मुनासिब। पानी लगाना है मुनासिब पानी लगाना। कि जब आपको ज़रूरत पड़े। देखें, जब शदीद गर्मी होगी तो हो सकता है एक बार आपको सुबह पानी लगाना पड़े, एक बार शाम को लगाना पड़े। अच्छा, आपने 2 बीज लगाए, बाकी क्यों नहीं लगाए? बाकी क्योंकि ये पॉट साइज़ ही इतना है, इसमें आप ज़्यादा बीज लगा देंगे, ज़्यादा पौधे उगेंगे, तो मिट्टी इतनी नहीं है जो उनकी ज़रूरत खुराक की पूरी कर सके। तो ये जो 2 बीज हैं, कितने आपको कद्दू दे देंगे? ये 2 बेलें, अब इसमें से हम एक बेल छोड़ देंगे, जो सेहतमंद होगा उसको छोड़ेंगे, दूसरा निकाल देंगे। एहतियातन 2 लगाए हैं ताकि अगर जर्मिनेशन में कोई या बीज में फ़र्क हो तो आपको एक पौधा मिल जाए। तो इस ग्रो बैग में एक पौधा आपको चाहिए। अच्छा, एक पौधा जो है उगता जाएगा बेल। ये अगर आप इस तरह के लेट से कि 4 ग्रो बैग रख लें और आपको 4 बेलें आप लगा लें कद्दू की, तो आपके पूरे घर 6 से 8 या 10 अफराद के लिए वो इतने कद्दू हो जाएंगे कि आपको क्या बांटने पड़े। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो हम बीज घर में लगाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, जो बाज़ार में मिलता है कद्दू उसका टेस्ट अलग होता है, या कोई भी सब्ज़ी हो उसका टेस्ट मुख्तलिफ क्यों होता है? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया है। अच्छा, उसका टेस्ट असल नहीं होता, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। सबसे पहले जब उसको Pesticides। उगाते हैं तो हमारे शहरों के आउटस्कर्ट्स में जो हमारा वेस्टेज वाटर होता है, गटर का पानी कह लें आप, उससे सब्जियां ज़्यादा उगाई जाती हैं। आप देखें, शहरों के करीब तरीन सब्जियां उगती हैं ताकि मंडी तक रसाई आसान हो, तो वहाँ पर पानी सारा वो यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गटर के पानी में बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई शक ही नहीं है उसमें, लेकिन वो गंदा होता है नेचुरली, हमें पता है। हमारे चूँकि सामने नहीं उग रही होती इसलिए हम खा जाते हैं। पहली बात ये, उसका कुछ टेस्ट आएगा उसके अंदर, ठीक है, इसलिए वो डिफरेंट टेस्ट है। अभी आप उस टेस्ट को और घर की मैंने ये उगाई नोट हुई की, सब्जी क्योंकि को, आपने नहीं मुझे पहले भी दिए थे बीज, जी। मैंने सैलड लीव्स भी उगाए, मैंने पालक के पत्ते भी उगाए। Very nice। वो वाली पालक बहुत डिफरेंट थी जो मैंने घर उगाई, और जो पालक बाहर से आती है तो मरी मोई पता नहीं, बहुत ही डिफरेंट थी। अच्छा, दूसरी चीज़, लेट से कि वो गंदा पानी नहीं लगा, तो उसको हम केमिकल खादें, यूरिया, DAP, ब्ला ब्ला, जो एग्रीकल्चर के यूज़ होती हैं वही यहाँ पर यूज़ होती हैं, तो उस थोड़ा केमिकल का भी टेस्ट ऐड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब इसके ऊपर पेस्ट आते हैं, अब जब मौसम अच्छा होता है तो पेस्ट आएंगे, उन्होंने वो अपना जाके रिज़्क खाना है पत्तों के ऊपर से, तो हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जो कि कम्प्लीटली पॉइजन होता है। जब आप जहर स्प्रे करते हैं किसी भी पौधे के ऊपर तो उसका कुछ हिस्सा आपके हिस्से में ज़रूर आएगा। वेरी सिंपल, एक वो टेस्ट ऐड हो गया। तीसरा टेस्ट कहाँ से ऐड होता है? मंडी, खेत से लेके फिर मंडी में, फिर आपकी शॉप पे, और फिर आपके किचन में जो अनहाइजीनिक प्रोसेस है उसमें थोड़ा टेस्ट ऐड होता जाता है। अच्छा, अगर बाजार से सब्जी लाई जाए जी, उसका तरीकाकार क्या है कि उसको हम सेहतमंद बना दें? वापस क्या करें? उसको हम सिरके के पानी से धोएं, उसको हम साबुन लगा के धोएं, कैसे धोएं? ये तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि जहर को कितना अच्छा धोएं और खाएं और जहर न लगे। जैसे स्ट्रॉबेरीज के ऊपर कितना इशू आया जी, था, बिल्कुल ऐसा ही। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर स्प्रे लगा हुआ है, कितनी कहते हैं कि गिरी थी, मार्केट भी गिरी थी, अभी स्ट्रॉबेरीज आ गई है मार्केट में, लेकिन ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज तो नहीं है ना, हर किस्म की स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी को तो हम धोते हैं अच्छी तरीके से, उसको सिरके से भी धो देते हैं, अक्सर उसको भिगो के भी रखते हैं, फिर खा पीते हैं या उसका जूस बनाते हैं। तो फिर इसको भी क्या वो करें? केमिकल से उगी है, उसके ऊपर बार बार रिपीटेड स्प्रे हुए हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रह जाएगा ना। इंजॉय करें उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, आपने घर में सब्ज़ी लगाई, मुझे पता है मिट्टी कैसी है, मुझे पता है बीज ठीक है, आप हाइब्रिड बीज लें, देसी बीज लें, फ़र्क नहीं पड़ता। जो ग्रोइंग का प्रोसेस है ना, इसके अंदर अगर केमिकल नहीं है, जहर नहीं है, गंदा पानी गटर का नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सब्ज़ी सेहतमंद है और टेस्ट उसका बेहतर है। तो सब्ज़ी वही अच्छी है जो आप अपने हाथ से अपने घर में ग्रो करें, और बिलीव मी ये बहुत आसान काम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। वेलकम। बहुत, आप जब आते हैं ना बाकी ऐसा लगता है कि अभी ये सारा उगेगा और हम लोग खाना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही होगा। तो व्यूज़, आपने देखा कि किचन गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करें, और आप भी अपने घर में प्रमोट करें, अपने बच्चों के साथ जो है वो किचन गार्डनिंग के इस खूबसूरत मराहलों से गुजरें, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे हमारी जो सब्ज़ी होगी वो केमिकल फ्री होगी, हमारा फ्रूट केमिकल फ्री होगा, और केमिकल फ्री चीज़ें जो है हम खुद भी खाएंगे
खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, तो इट्स अ गुड हॉबी एज वेल। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके जो वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं रिपीट में वो भी देख सकते हैं। और मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।